नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जीटी रोड बेल्ट साधने के बाद अब पार्टी की नजर दक्षिण पर जा टिकी है और इसी कड़ी में दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए खुद अमित शाह आने वाले हैं। बता दें कि 16 जुलाई को अमित शाह हरियाणा में पहुंचेंगे। शाह का 17 दिनों में दूसरी बार हरियाणा का दौरा होने जा रहा है। हैट्रिक के लिए अमित शाह की व्यू रचना पार्टी के लिए कितनी मुफीद साबित होगी, यह सवाल है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी कर रही है। लेकिन बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व सब मैराथन स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पंचकुला पहुंचे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते नजर आए। बीजेपी की मैराथन तैयारी क्या कांग्रेस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए काफी है और पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो क्या कहता है बीजेपी का हैट्रिक प्लान? हरियाणा में क्या सफल होगी पार्टी? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गदगद है और आगे कदम बढ़ा रही है, ऐसे में चुनौती कई होंगी बीजेपी के सामने। क्या उन चुनौतियों को पेश कर पाएगी और पार पा पाएगी बीजेपी? ये तमाम सवाल हैं जो बरकरार हैं। और अमित शाह पहुंचेंगे। अब बता दें कि 17 दिन में दूसरी बार हरियाणा में पहुंचेंगे अमित शाह। उन्हें चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, और खासकर पार्टी में जो बेहद बड़ी रणनीति बनाने में वो उनका नाम सबसे पहले उभरकर सामने आता है। अब हरियाणा प्रदेश में उनकी रणनीति किस तरीके की रहने वाली है और पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पार्टी को उनकी रणनीति का मिलेगा, तमाम सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में बीजेपी सरकार की हैट्रिक के सपने को साकार करने के लिए सरकार और संगठन ने एक बार फिर अपने ब्लूप्रिंट को जमीन पर आजमाने की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। 2014 और 2019 की तरह ही एक बार फिर पार्टी और सरकार जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा को साधने में जुट गए हैं। गंभीरता इतनी कि पार्टी के नंबर 2 नेता गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा फतेह के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। यही वजह है कि 17 दिन में अमित शाह दूसरी बार हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले जीटी रोड बेल्ट के पंचकुला पहुंचे थे, तो अब 16 जुलाई को दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कार्यकर्ताओं नेताओं में जोश भरेंगे। उस सभा को वेन्यू देखने के लिए, उसके सारे प्रबंध देखने के लिए आज हरियाणा के डिप्टी स्पीकर चौधरी रणवीर गंगवा, ओबीसी समाज के प्रमुख नेता, पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे और नलवा से तीसरी बार विधायक हैं, आज हम सब ने वो वेन्यू देखा है और उनकी प्रबंध व्यवस्था देखने के लिए हमारे बीच में है। गौरतलब है कि 16 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के लिए डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल को देखने और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। साथ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भी थे। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो अक्टूबर में होंगे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। पिछली बार तो कसर रह गई थी, दूसरों का साथ देना पड़ा था। जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार इस बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत लगातार। गौरतलब है कि 2014 और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा ने हर बार बीजेपी का साथ दिया और अब फिर छोटे बड़े नेताजी इन्हीं के द्वार। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो हरियाणा में बीजेपी का हैट्रिक प्लान क्या कहता है? क्या कांग्रेस जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल, उसको सख्ते में डालने के लिए हैट्रिक प्लान जो बीजेपी बना रही है वो काफी है? ये सवाल है। देवेंद्र, जो मैराथन तैयारी चल रही है, जो हैट्रिक प्लान रणनीति बनाई जा रही है, क्या कहती है? देखिए सौरभ, 2014 में जब बीजेपी की हवा चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया में छा गए, तब की बात कर रहा हूं। 2014 में बीजेपी का उभार आया हरियाणा की पॉलिटिक्स में, हरियाणा सरकार में, और लोकसभा से भी हरियाणा से काफी कुछ गया। 2016 में जो जाट आरक्षण हुआ था, जाट आरक्षण आंदोलन, उसमें काफी थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था, मतभेद उभरे थे जाट और नॉन जाट में। उसकी वजह राजनीति भी थी, सियासतदान भी थे, जिन्होंने राजनीतिकों ने अपना फायदा देखा, सियासी दलों ने, उन्होंने उस चीज को उसने आग में घी का काम भी डाला। तो 2016 में जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, उसके बाद जिन जिनके नाम आए, जांच हुई, नुकसान हुआ, उनको मुआवजा मिला। जिनके नाम आए कि इन्होंने शरारत की, इन्होंने आगजनी की, उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, जेलें काटी, आज तक भी केस चल रहे हैं। हाँ। मेरे को लगता है तब से जो सियासत है, उन्होंने अपने वोटों के फायदे के लिए अपने रणनीति को अमल में लाने के लिए कुछ इस तरह से बंटवारा किया कुछ सेक्शंस में कि कैसे फायदा हो सकता है। 2016 के बाद से जब ये नारा लगा 35 बिरादरी, 36 बिरादरी, कोई कुछ कह रहा था, हरियाणा को जाट आरक्षण आंदोलन में घाव लगे थे, लेकिन सियासतदानों ने, सियासी दलों ने अपने तरीके से चीजों को लिया, और उसका असर मेरे को लगता हूं आगे चलकर नजर आया। और अब जब 2024 आ गया है, तो वोटों के फायदे के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीतियां बनाई, उनको फायदा होता दिखा, तो उन्हें आगे कैसे किया जाए। तो अभी वही मतलब जाट नॉन जाट जो चीजें राजनीति में, हालांकि सियासी दल अपने मुंह से नहीं कहते, जिन नेताओं ने चुनाव लड़ना है वो भी नहीं कहते, लेकिन पत्रकारों को, पब्लिक में चर्चा होती है कि किस तरीके से जाट नॉन जाट को, इलेक्शन को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करें या हीलवाल, तो ये थोड़ा सा जाट प्रभावी क्षेत्र नहीं है। जीटी रोड बेल्ट है, जिसको हम चंडीगढ़ से दिल्ली तक कहते हैं, 7 जिले पड़ते हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये वो जिला है जहां ज्यादा व्यापारी तबका रहता है, नॉन जाट की आबादी ज्यादा है और व्यापार अच्छा खासा है, लोग खाते पीते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। और दक्षिण हरियाणा की बात करें तो वहां यादव या हीरवाल है, तो मतलब जाटों का प्रभाव वहां ज्यादा नहीं है। जाट बाहुल जो क्षेत्र है, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, ये बेल्ट है, जींद भी। तो सियासतदानों ने अपने तरीके से रणनीतियां बनाई, किस तरीके से वोटों का फायदा हो सकता है, तो वो चीजें बढ़ती बढ़ती आज इस स्थिति में आ गई है। और कई लोग ये मानते हैं, चर्चा भी होती है कि जाट समाज अब बीजेपी से नाराज है, जिस तरीके से लोकसभा में टिकटें का कम उनको उनके हिस्से में गई, या अभी जो प्रदेश अध्यक्ष की बात है, मुख्यमंत्री बनाने की बात है, केंद्र में मंत्री बनाने की बात है, तो रह रहकर ये बातें सामने आती है कि जाट समाज थोड़ा सा खिन्न है बीजेपी से, क्योंकि उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उनकी अनदेखी हो रही है। इसी वजह से मेरे को लगता है बीजेपी जो है जीटी रोड बेल्ट और हीरवाल पर ज्यादा निर्भर है। जिस तरीके से 2014 में, 19 में और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा समर्थन मिला है जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल से, तो पार्टी की नजर अब फिर उसी क्षेत्र पर है जहां वोटों के नजरिए से फायदा हो सकता है। इसी वजह से जो जाट प्रभावी क्षेत्र है, वो लोग थोड़ा सा बीजेपी से या सरकार से नाराज चल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में 3 महीने का समय, विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या इनको पुचकारा जाता है, मनाया जाता है, इनकी क्षतिपूर्ति की जाती है, ये सरकार और बीजेपी संगठन पर निर्भर करता है। महेश, क्या कहता है विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हैट्रिक प्लान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के गुस्से को तो कम करने की कोशिश कर ही रही है। जो फैसले जनता के लिए परेशानी का सबब बने, तमाम उन फैसलों को बदलने की कोशिश की जा रही है। जनता को सरकार के खजाने से जितना ज्यादा दिया जा सकता है वो देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये तो है कोशिशों के स्तर पर। अब स्ट्रेटेजिकली अगर समझने की कोशिश की जाए तो हरियाणा की राजनीति में जो नया घटनाक्रम इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जा सकता है। अब आईएनएलडी और यहाँ पर बीएसपी का जो गठबंधन है, वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। और नई जो सूचनाएं सामने आ रही है उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के खाते में अपने वोट डलवाने का काम कर रही थी, वो भी अब अलग चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। और आम आदमी पार्टी और
आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, बसपा का बड़ा वोट बैंक जो है चंद्रशेखर रावण जो है हासिल कर चुके हैं। अब यहां चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में कर सकती है। इसके पीछे फैसला क्या होगा, इस पार्टी का नाम भी शायद लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन फायदा क्या हो सकता है? दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जो बड़ा फायदा देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के खाते में, वो अनुसूचित जाति के लोगों का बड़ा हिस्सा और खासकर चमार जाति के लोगों का बड़ा हिस्सा जो है वोट बैंक के रूप में, गारंटीड वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी के खाते में डलता हुआ नजर आया। अब जाटों का वोट का जो बंटवारा है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर कार्य नहीं कर पाए। ओपी धनखड़ को जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष बनाए रखा गया था, लेकिन वो वोटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे थे, यानी जाट वोटों का बंटवारा संभव नहीं हो पाया। तो यहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के बंटवारे की जो पूरी तैयारी है अब यहां पर देखने को मिल रही है। अगर चंद्रशेखर रावण की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है और जिस तरीके से एनएलडी और बसपा का जो गठबंधन है वो हो चुका है, बसपा का वोट बैंक अनुसूचित जाति का वोट बैंक माना जाता है, खासकर चमारों का वोट बैंक माना जाता है। और यहां पर जिक्र किया जाए चंद्रशेखर रावण की पार्टी का, तो ये भी अनुसूचित जाति के लोगों का ही जो संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो माना जाता है। अब एक रणनीति जो साफ तौर से यहां पर देखने को मिल रही है कि अनुसूचित जाति के लोगों का जो ध्रुवीकरण यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफा देखने को मिल रहा था, अब उसमें हिस्सों में बंटवारा जो है वो देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति के लोग कई अलग अलग हिस्सों में अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश जिस तरीके से की गई है, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जाट और गैर जाट में पूरे इलेक्शन को तब्दील करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान भी करती रही, लेकिन वो किसी हद तक संभव नहीं हो पाया। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो एंटी बीजेपी वोट है उसका बंटवारा जितना ज्यादा होगा वही भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का मंत्र होगा। और वोटों का बंटवारा, एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार सरकार बनाने का मंत्र हो सकता है। और यहां पर जिक्र किया जा रहा था कि दक्षिण हरियाणा में अमित शाह पहुंच रहे हैं। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो सबसे सुरक्षित जमीन मैं आज की तारीख में मान रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण हरियाणा के हिस्से को मान रहा हूं। दो बड़ी वजह है, एक जाटों की हिस्सेदारी उस इलाके में ना के बराबर, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि किसान आंदोलन के दौरान भी आपने देखा होगा कि जीटी बेल्ट पर सबसे ज्यादा असर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र इस इलाके में जो है किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा था। एपी सेंटर ये जो तमाम इलाके हैं वो देखने को मिले थे। इसके अलावा हिसार, जींद और इस फतेहाबाद और सिरसा के इलाके का जिक्र करें तो यहां पर भी किसान आंदोलन का जबरदस्त असर 13 महीनों के दौरान देखने को मिला था। जो इलाका अछूता था किसान आंदोलन से वो दक्षिण हरियाणा था, जाटों की आबादी बेहद कम। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 सालों के दौरान भी सबसे सुरक्षित जमीन के रूप में देखने को मिला। और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह भी है कि वहां पर राव इंद्रजीत के मुकाबले कोई कद्दावर नेता वहां पर नहीं मिल पाया है। अहिर क्षेत्र में, अहिरवाल क्षेत्र में कोई भी कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत चेहरा नहीं है जो राव इंद्रजीत को चुनौती दे पाता। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि दक्षिण हरियाणा का जो इलाका, महेंद्रगढ़ का जो इलाका है वो जो है साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आया। तो यकीनन अलग अलग फैक्टर से अगर पूरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए तो तमाम फैक्टर्स ये साबित करते हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण हरियाणा सबसे सुरक्षित इलाका है। वीरेन जी, 17 दिनों में दूसरी बार अमित शाह हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। तारीखें भी तय हो गई हैं, कार्यक्रम भी पूरी तरह से तैयार हैं, और जो तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर उसको कहीं ना कहीं मंथन भी चल रहा है पार्टी के अंदर। कितना कारगर उनका ये दौरा साबित होगा? एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी जूझ रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहा है। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब 16 जुलाई को जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है वो जो महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं और वहां अमित शाह जी को बुलाया है। तो भारतीय जनता पार्टी जातीय सम्मेलनों के माध्यम से भी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, अपना वहां जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये बात ठीक है कि दक्षिणी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणी हरियाणा में परेशानियां भी कम नहीं है। तो वहां पर देखिए, राव इंद्रजीत के जो समर्थक हैं और जो उनके विरोधी हैं आपस में उनमें तनावपूर्ण संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद यादव है, रणधीर कापड़ीवास है, तो ये जो है राव इंद्रजीत के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व का पूरा इन पर विश्वास है। अब ये वहां देखने वाली बात होगी कि दक्षिणी हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह के जो रामपुरा हाउस है, अब उसकी जो बागडोर है राव इंद्रजीत के हाथ में। क्या राव इंद्रजीत जो है
अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि अब जो है नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो चुका है, तो इसलिए इस विषय पर अब कोई चर्चा करना कोई उचित नहीं है। तो क्या, लेकिन वो अपनी बेटी को आरती राव को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर चुके हैं। आरती राव ने स्वयं कहा है कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। ये रेवाड़ी का भी हो सकता है विधानसभा क्षेत्र, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ये क्या वो इंसाफ मंच के माध्यम से लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी से? अगर भारतीय जनता पार्टी आरती राव को टिकट देती है तो पार्टी को जो है कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी को भी टिकट देनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को भी टिकट देनी पड़ेगी जो अपने परिवार से टिकट चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी हालांकि परिवारवाद से जो है इसको नकारती रही है, तो इसलिए पार्टी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ये देखिए दक्षिणी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद भी है और वहां पर परेशानी भी कम नहीं है। जी वीरेन जी, जो चुनौती है, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं जो जीटी रोड बेल्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का हमेशा से साथ देती आई है, क्या इस बार भी लग रहा है उतना ही साथ मिलेगा? क्योंकि चुनौतियों का भी आपने जिक्र किया, सवाल यह है कि माइक्रो वर्किंग जो पार्टी कर रही है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है कल ही जो है प्रवासी कार्यकर्ता सम्मेलन किए जी, मतलब जो मंडल के स्तर पर भी और विधानसभा के स्तर पर भी, मतलब दूसरे इलाकों से जो है कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे, वहां लोगों के काम कराएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने तो कल भी शिकायत की है प्रवासी कार्यकर्ता सम्मेलन में। कार्यकर्ताओं ने अपनी मन की बात में कहा कि उनकी तो कहीं सुनवाई नहीं होती। हालांकि पार्टी महासचिव सुरेंद्र पूनिया ने कार्यकर्ताओं से कहा था, करनाल के अंदर 7 जिलों का सम्मेलन था, भाई आप अपने मन की बात की, तो सभी कार्यकर्ता खिलाफ बोले। सभी कार्यकर्ताओं ने कि हमारी सरकार में कहीं सुनवाई नहीं होती, अफसरशाही हावी है, हम जनता के काम कैसे कराएंगे, हम तो अपने काम ही नहीं करा सकते। तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए जीटी रोड बेल्ट भी, हालांकि शहरी क्षेत्र जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित वोट है वो तो पार्टी को मिलेगा ही, लेकिन आम आदमी जो है सरकार की जो सत्ता विरोधी लहर है उससे प्रभावित है। वो सरकार के में भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, तो उससे दुखी है। लोग जो है ये बदलाव चाहते हैं, तो इसलिए जीटी रोड बेल्ट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। देवेंद्र, 3 बड़े फैसले हमने देखे प्रदेश में, हरियाणा के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिए गए। नायब सैनी को सीएम बनाया गया, कुरुक्षेत्र से आते हैं, मनोहर लाल को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया। तीसरा बड़ा फैसला, मोहनलाल बडोली को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, सोनीपत से आते हैं। अब सवाल ये, तमाम बड़े फैसले जीटी रोड बेल्ट को मजबूत करने की दिशा में कहीं ना कहीं पार्टी आगे बढ़ रही है। साथ ही दक्षिण हरियाणा, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, उसको साधने की कोशिश कारगर साबित होगी, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, 7 जिले पड़ते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच, जो 7 जिले जीटी रोड बेल्ट जिसको कहते हैं, ये देश का पहला नेशनल हाईवे था जिसको जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड बोला गया। शेरशाह सूरी के टाइम देश आजाद हुआ तो नेशनल हाईवे बना। जब देश आजाद हुआ था तो इसको मतलब नया नाम मिला। जैसे उसके बाद नेशनल हाईवे, जब देश की आजादी के बाद इस क्षेत्र का विकास हो तो नेशनल हाईवे नंबर 1 हुआ। अब NH 44 कहते हैं दिल्ली से अंबाला तक को, मतलब कई स्वरूप इसने बदले हैं इस जीटी रोड बेल्ट ने। तो जीटी रोड बेल्ट में देखिए, पहले जो 2014 के चुनाव थे 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। जितनी यहाँ 27 सीटें पड़ती हैं 7 जिलों में, तो उसमें 80% से ज्यादा सीटें, 21 सीटें के आसपास आई थी मेरे ख्याल। लेकिन 2019 के जो चुनाव थे उसमें 2-3 सीटें कम हुई थी। अभी भी बीजेपी बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है, बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। आप इसी से देखिए कि नारायणगढ़ से आते हैं नायब सिंह सैनी, अभी करनाल से सीएम का चुनाव लड़े, जीते हैं करनाल। उसके बाद जो मनोहर लाल जी हैं वो करनाल से सांसद हैं, और करनाल से आगे चले 1 घंटे का सफर है सोनीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली है। तो प्रदेश से प्रभारी उनको बनाए गए। तो प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों जीटी रोड बेल्ट से आते हैं। और वजह वही है जो मतलब नॉन जाट बेल्ट है, जो व्यापारी तबका है, अग्रवाल वोट है, पंजाबी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, रोड बहुत रहते हैं इस बेल्ट में, तो जाटों का असर बहुत कम है। इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इसी बेल्ट से बने हैं। हालांकि राव इंद्रजीत, दक्षिण हरियाणा की बात करें तो राव इंद्रजीत को फिर से मंत्री पद मिला है, हैट्रिक बनाई है उन्होंने भी। और अहीरवाल में टिकटें भी राव इंद्रजीत की सलाह से, उनकी मर्जी से दी जाएगी। उनको भी मतलब मान सम्मान दिया गया है और कैबिनेट में जगह मिली है, केंद्रीय कैबिनेट में। तो जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा का जो हिस्सा है, अब भी बीजेपी ज्यादा उम्मीद यही कर रही है। बाकी आप सीटें जितने 20 सीटें, 25 सीटें या इससे कम ज्यादा, वो बाकी क्षेत्र से हरियाणा के। सिरसा में देखिए चौटाला का प्रभाव है, हिसार में
उतना नहीं है। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद, जहां से लोकसभा 24 में भी आप देखिए 5 सीटें तो मिली है इनको 10 में से, लेकिन उसमें भी 3 सीटें तो जीटी रोड बेल्ट में भी आई हैं। तो कुल मिलाकर जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा पे बीजेपी एक बार फिर नजरें गिराए हुए है और पूरी कोशिश कर रही है। अलग अलग तरह के मंत्रियों को भेजा रहा है, पूर्व मंत्रियों को, बैकवर्ड वोटों का अगर जाना है तो बैकवर्ड नेताओं को भेजा जा रहा है, पूरी फौज उतार दी गई है फील्ड में। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट इसका होता है, लेकिन संगठन की तैयारियों में, नए नए कदम उठाने में, प्रयोग करने में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि अमित शाह जैसे रणनीतिकार जो बहुत, अगर अमित शाह हरियाणा में आते तो जो बीजेपी में गुटबाजी है स्थानीय स्तर पर, जिलों में, उन पर भी असर पड़ता है कि अमित शाह उनको जो मंत्र दे गए हैं, वो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है देश के, मोदी जी के बाद उनका नंबर आता है, तो उनके आने का असर ये भी रहता है कि जो आपसी मतभेद है वो बीजेपी वाले भूल जाएं और पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। और ये अगर अमित शाह बार बार आ रहे हैं, इतनी तैयारियां हो रही है, सारी कुछ बड़ा जरूर होगा पार्टी के लिए। सौरभ, इसका मतलब मैं ये भी मानता हूं कि बीजेपी में घबराहट भी बराबर है, कहीं ये स्थितियां हाथ से न निकल जाए। ठीक है महेश, जीटी रोड बेल्ट 30 विधानसभा सीटें, दक्षिण हरियाणा 19 सीटें, यानी कि बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। 46 बहुमत चाहिए और इसको मिलाकर 49 हो रहा है। देखिए, दिल्ली के तख्त को बचाए रखने के लिए हरियाणा की जरूरत पड़ेगी। 13 महीनों के किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कि दिल्ली को अगर महफूज रखना है तो फिर हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी के खाते में रखना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार। वो साफ तौर से ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली के तख्त को बचाए रखने के लिए, मोदी के तख्त को बचाए रखने के लिए हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही रखना सुरक्षित होगा। ये तय करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार यही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां गारंटी वाली सीटों को अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी हमने नुकसान उठाया तब अति उत्साह की स्थिति में उठाया, जब हम अब की बार 75 पार, और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ये मान रहे थे कि 75 नहीं भी आएंगी तो 60 तो आएंगी ही, और 60 आ रही हैं तो 1-2 अगर हार भी जाए और किसी दुश्मन को, अंदर के दुश्मन को अगर निपटा भी दिया जाए तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। यहां सरकार तो आसानी से बन ही रही है, अंदर के लोगों को भी निपटाने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया गया था। इस बार वो ना हो, अंदर के लोगों को निपटाया ना जाए और गारंटी वाली सीटों को हर हाल में जीत लिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार सुनिश्चित कर रहे हैं। अति उत्साह की स्थिति में इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद को नहीं आने देगी, चाहे फिर वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, किसी भी हद तक इस चुनाव को लेकर जाने की जरूरत पड़े, ये चुनाव उस हद तक जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ तौर से कह रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनाना उनके लिए किसी भी हाल में बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां वो पार्टी कर रही है, अब ऐसे में जो रणनीति पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है वो कितनी सिरे चढ़ती है सवाल है, क्योंकि हैट्रिक लगाने की ओर पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं की नजर है। अब अमित शाह पहुंचेंगे दौरे पर हरियाणा के, उस दौरे के बाद कितना परिवर्तन होगा, कितना फायदा पार्टी को मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। विधानसभा चुनाव में अभी बेहद कम समय बचा है। तस्वीर जब चुनाव होगा, मतदान होगा और जब काउंटिंग होगी उसके बाद साफ होगी। फिलहाल कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ रही है इस बार हैट्रिक लगाने की। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।